थ्योरम कर रहे हैं। इसमें हमने पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा की थी। पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन में हमारे पास ये कंडीशंस थी जिसमें सबसे पहले d प्लस इंटू जो है वो पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन कहलाता है यदि पहला क्रमविन्मय वलय हो, सेकंड तत्सम की वलय हो और तीसरी कंडीशन जो थी वो हमारे पास शून्य भाजक रहित हो। शून्य भाजक रहित विदाउट जीरो डिविजर, इसका मतलब a इंटू बी इज इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन में आइदर a इक्वल्स टू जीरो और b इक्वल्स टू जीरो की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन अप्लाई होती हैं तभी दिया गया फलन जो है वो पूर्णांकीय प्रांत है, अन्यथा दिया गया फलन पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। अब हमारे पास इसमें क्या सिद्ध करना है? ये पूर्णांकीय प्रांत है, ZP जो परिभाषित किया गया है, ZP का मतलब पूर्णांकों का एक संख्याओं का समुच्चय है। पूर्णांक संख्याएं P का मतलब 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर Z 3 होता तो 0 1 2 लेके चलते, अगर Z 5 होता तो 0 1 2 3 4 तक संख्या लेके चलते। यहाँ ZP है तो 0 से लेकर P-1 तक की सभी पूर्णांक संख्याएं आ गई। पॉजिटिव जो भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो यूज हो गए। इसमें प्लस P और इंटू P दो संक्रियाएं परिभाषित की गई है। इसके लिए पूर्णांकीय प्रांत है। ये पूर्णांकीय प्रांत कब होगा? यदि और केवल यदि P अभाज्य है, यानी P अगर एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ही ये हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत हो सकता है, इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। अदरवाइज यह इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो हमें दोनों पार्ट को लेके प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये लेके चलेंगे कि ये एक पूर्णांकीय प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन है। हम ये प्रूफ करेंगे कि P एक प्राइम नंबर है। सेकंड पार्ट में हम ये लेके चलेंगे कि P प्राइम नंबर है। हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो हमारे पास बीजीय संरचना दी हुई है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दैट इज इंटीग्रल डोमेन, यानी यह एक पूर्णांकीय प्रांत है। इसको हम सिद्ध करेंगे। माना ZP प्लस P इंटू P इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन पूर्णांकीय प्रांत। हम लेट करके चल रहे हैं ZP प्लस P इंटू P जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है या पूर्णांकीय प्रांत है। इसका मतलब वो तीनों नियम लागू होते हैं। यह वलय क्रमविन्मय वलय है, तत्समकी वलय है और उसमें शून्य भाजक रहित है। अगर शून्य भाजक रहित है तो इसका मतलब अगर A गुणा P बेस पर B का मान 0 है तो या तो A 0 होगा या कौन सा 0 होगा? B 0 होगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमें सिद्ध करना है कि P एक अभाज्य संख्या है। माना P भाज्य है, अभाज्य नहीं है। हम मान के चलते हैं कि P भाज्य है। भाज्य का मतलब क्या होता है? अगर P भाज्य है इसका मतलब P में खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाता है। जैसे 6 है, 6 में 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। इसलिए 6 को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, या एक ये कह सकते हैं कि डिविजर एलिमेंट है। नॉन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है वो। अब अगर P को भाज्य लेके चल रहे हैं तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर 0, वो भी P मोडेम पर। जैसे 6 है, अगर 6 को हम मान के चलते हैं कि भाज्य संख्या है तो इसका मतलब 2 गुणा 3 करने पर 0 आ रहा है। 6 मोडेम अगर परिभाषित करके चलेंगे तो 2 गुणा 3 क्या होगा? तो इसी प्रकार से दो संख्याएं P1 और P2 कुछ इस प्रकार से जरूर होंगी कि इन दोनों का गुणा करने पर किसके बराबर आता हो? P के। भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का मतलब 2 गुणनखंड ऐसे जरूर होंगे जिसका गुणा करने पर वो क्या आ रहा होगा? P के बराबर आ रहा होगा। यहाँ P1 जो है वो भी P से छोटा है और P2 जो है वो भी P से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर मान के चल रहे हैं। ये दोनों ही संख्याएं 0 से बड़ी हैं लेकिन P से छोटी हैं, जिनका गुण मल्टीप्लाई करने पर वो किसके इक्वल आ रहा है? P के इक्वल आ रहा है। अब अगर P के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब P1 गुणा P बेस पर P2 का मान क्या होगा? क्योंकि P को मोडेम परिभाषित किया है। अगर P को मोडेम परिभाषित किया है तो P का भाग देने पर उत्तर क्या आ रहा है?
जीरो आ रहा है। और अगर P1 और P2 का गुणा जीरो है, हमने अभी अभी किया था कि नहीं, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई जीरो तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब या तो P1 जीरो है और या P2 जीरो है। P1 और P2 में से कोई एक जीरो होने पर यह संभव नहीं हो रहा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा करने पर यह क्या भाग बन रहा है, P के बराबर बन रहा है। अगर P के बराबर बन रहा है, हम कह रहे हैं कि P1 और P2 जीरो है कोई भी एक, तो इसका मतलब P जीरो बन जाएगा। P जीरो ले नहीं सकते। P तो एक कोई ना कोई पूर्णांक संख्या है जिसके अनुसार हम उस पूर्णांकीय प्रांत को परिभाषित कर रहे हैं। इसका मतलब जीरो लिया नहीं जा सकता, जो कि असंभव है। अगर ये इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब P जो हमने माना था कि अभाज्य संख्या है वो गलत है। P एक भाज्य संख्या ना होकर अभाज्य संख्या है, जो हमें सिद्ध करना था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसमें a गुना पूर्णांकीय प्रांत है हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना था कि P एक अभाज्य संख्या है। हमने मान लिया P एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर P आएगा, लेकिन P मॉडेम को परिभाषित करते हैं तो इसका मतलब P की जगह पर जीरो आएगा, अर्थात P1 में भी P का पूरा पूरा भाग जा रहा है, P2 में भी P का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पे P1 जीरो होगा या P2 जीरो होगा, तभी इन दोनों का गुणा जीरो हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है तो P एक अभाज्य संख्या है। हमने जो माना था उसका विरोधाभास है। विलोम लेके चलेंगे, ऑपोजिट पार्ट इसका विलोम में हम लेके चलेंगे। माना P अभाज्य संख्या है, हमें सिद्ध करना है कि ZP प्लस P और इंटू P जो है वो पूर्णांकीय प्रांत है। हमें ये अब की बार प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए देखो, ZP प्लस P और गुणा P, ZP पूर्णांकों की ये पूर्णांक दिए हुए हैं, ये हैं, प्लस P योग संक्रिया है। योग संक्रिया में साचर्यता का नियम लागू होता है। योग संक्रिया में तत्समक जीरो अवयव विद्यमान है, प्रतिलोमी भी विद्यमान होगा और क्रम विनिमयता का नियम भी लागू होता है। इसका मतलब ZP प्लस P एक हमारे पास आबेली ग्रुप होगा। गुणा P के लिए परिभाषित करें तो गुणा के लिए भी पूर्णांकों की संख्या के लिए गुणा के लिए एक तत्समक होता है, तत्समक ही वल्य है। क्रम विनिमयता भी विद्यमान होगी, इन दो संख्याओं का गुणा करने पर हमारे पास एक जरूर आएगा। आपने वो पूर्णांकीय संख्याओं के लिए एक समुच्चय की सारणी बना के देखी हुई है, उसमें एक भी आता है और हमारे पास तत्समक और क्रम विनिमयता दोनों नियम लागू होती है, इसलिए तत्समक की क्रम विनिमय वल्य तो ये बनेगा। हमें सिर्फ पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए इतना ही सिद्ध करना है कि ये विदाउट जीरो डिविजर है, शून्य के भाजक इसमें रहित है। अगर शून्य के भाजक रहित हम सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब ZP प्लस P गुणा P क्या बन जाएगा, एक पूर्णांकीय प्रांत बन जाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहां लिखेंगे कि चूंकि ZP प्लस P और गुणा P क्रम विनिमय तत्समकी वल्य है, हमें सिद्ध करना है सिर्फ यह एक शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित सिद्ध करने के लिए हम A गुणा P बेस पर B का मान जीरो के बराबर लेके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमें इसमें से ये सिद्ध करना है या तो A जीरो होगा या क्या होगा, B जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो बनेगा, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें इसको सिद्ध करने के लिए अगर A गुणा P बेस पर B का मान जीरो लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब P का भाग AB में जाता है, यहां पे AB का भाग P में जाता है, ये हम मान के चलेंगे। इसमें जीरो कब आएगा, हमने एक ही निश्चित भाग बढ़ा था इसमें कि P मॉडेम पर किन्हीं दो संख्याओं का गुणा जीरो तभी आ सकता है जब P का पूरा पूरा भाग उन दोनों के गुणा में जाता हो, या वो दोनों संख्याएं जो है AB का भाग, यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, P का भाग AB में जाता है, P जो है वो AB दोनों को विभाजित करता है। P एक प्राइम नंबर है, वो अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब दोनों को अलग अलग विभाजित करेगा, या तो
पी ए को विभाजित करेगा या पी बी को विभाजित करेगा, या तो पी ए को डिवाइड करता है या पी बी को डिवाइड करता है, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करेगा। दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर नहीं करेगा, क्योंकि पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जैसे 3 है, अगर 3 है तो दो संख्याओं का गुणा में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब या तो दोनों संख्याएं 3 से विभाजित होंगी या कोई एक 3 से विभाजित होगी, तभी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से इसमें p अगर अभाज्य संख्या मान के चल रहे हैं, या तो a में p का भाग जा रहा है या b में p का भाग जा रहा है। अगर a में p का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो गुणा p परिभाषित कर रहे हैं हम, और p का पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल क्या बचेगा 0। इसका मतलब या तो a 0 होगा या फिर कौन सा 0 होगा, b 0 होगा। हम a गुणा b बराबर 0 लेके चल रहे थे, हम सिद्ध कर रहे हैं कि या तो a 0 है या b 0 है, अर्थात शून्यभाजक रहित है। अगर शून्यभाजक रहित है तो ZP प्लस P गुणा P पूर्णांकीय प्रांत है। फील्ड एरिया, इसमें क्षेत्र जो है फील्ड, वलय की ही परिभाषा से आगे हम चलेंगे। अब वलय से हमने पूर्णांकीय प्रांत को परिभाषित किया था, वलय से अब हम क्षेत्र या फील्ड को परिभाषित करेंगे, जिसमें F प्लस गुणा एक क्षेत्र कहलाता है, ये एक वलय है। वलय F प्लस गुणा क्षेत्र कहलाता है यदि पहला नियम क्रम विनिमय वलय हो, F प्लस गुणा क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव फील्ड हो। दूसरा F प्लस गुणा तत्सम वलय यानी आइडेंटिटी। तीसरा शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान हो, शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे इसमें, गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात नॉन जीरो एलिमेंट अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो a इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करता हो, इस फील्ड में आता हो, f a इनवर्स उसमें विद्यमान हो। यहां a इनवर्स सेकंड प्रॉपर्टी गुणा के लिए, जो गुणा के रूप में हम ऑपरेशन दिखा रहे हैं उसके लिए विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि प्लस के लिए तो निश्चित है विद्यमान होगा ही होगा, गुणा के लिए विद्यमान होना चाहिए। तो अब अगर इन सभी कंडीशन को डिटेल में लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन F प्लस क्या होनी चाहिए, अबेली ग्रुप। अबेली ग्रुप की क्या कंडीशंस थी, पहली कंडीशन F प्लस साचरे एसोसिएटिव, इसके अनुसार A प्लस बी प्लस सी बराबर आना चाहिए A प्लस बी प्लस सी के। सेकेंड कंडीशन F प्लस जो है वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब था A प्लस ई इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल ए इज इक्वल्स टू ई प्लस ए बनना चाहिए। थर्ड कंडीशन F प्लस इनवर्स, इनवर्स का मतलब था a प्लस बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आना चाहिए। चौथी कंडीशन F प्लस कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब था a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए बनना चाहिए। सेकेंड कंडीशन,
अब देखो सेकंड कंडीशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्रमविन्मयता भी आ गई, तत्समक भी आ गया, प्रतिलोमी भी आ गया। ये प्रतिलोमी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन जो कह रही है वो प्रतिलोमी की कंडीशन है। इसका मतलब F2 में भी हमारे पास जो पार्ट बनता है F प्लस F गुणा, वो एक कम्यूटेटिव बनना चाहिए, आबेली ग्रुप बनना चाहिए। ये भी अगर क्षेत्र है तो ये भी एक आबेली ग्रुप बन जाएगा इस बार। आबेली ग्रुप का मतलब फिर से वही कंडीशंस। पहली कंडीशन F गुणा में एसोसिएटिव, A इंटू बी इंटू सी इक्वल होना चाहिए A इंटू बी इंटू सी के। सेकेंड कंडीशन F इंटू के लिए आइडेंटिटी का मतलब हो जाएगा A इंटू ई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए बनना चाहिए। थर्ड कंडीशन इनवर्स, ये थर्ड कंडीशन जो हमने इसमें डिफाइंड की थी प्रतिलोमी, ये इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट, यानी अगर A जीरो नहीं है तो A इंटू बी इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए के इक्वल आना चाहिए। फोर्थ कंडीशन F इंटू के लिए कम्यूटेटिव, क्योंकि ये क्रमविन्मय तत्समकी वलय कहा था हमने, तो क्रमविन्मयता गुणा के लिए भी लागू होना चाहिए, अर्थात A इंटू बी बराबर होना चाहिए B इंटू ए के। और लास्ट कंडीशन हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, F प्लस गुणा पर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब था A इंटू बंटनता गुणधर्म B प्लस सी बराबर A इंटू बी प्लस A इंटू सी, या A प्लस बी इंटू सी बराबर A इंटू सी प्लस बी इंटू सी के बराबर आना चाहिए। अगर ये 9 नियम लागू होते हैं तो दिया गया वलय या दिया गया बीजीय संरचना जो है वह एक क्षेत्र कहलाता है। इनमें से कोई एक नियम फेल हो जाए तो वह क्षेत्र नहीं है। अब इसकी जांच करने के लिए क्रमविन्मय तत्समकी वलय तो पूर्णांकीय प्रांत में भी हम करते आए हैं। अगर पूर्णांकीय प्रांत में हमने कहा था शून्यभाजक रहित होना चाहिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अगर शून्यभाजक रहित की जगह पर हम ये सिद्ध कर दें कि वह शून्येतर अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है, तो दिया गया फलन जो होगा वह एक क्षेत्र बन जाएगा। आगे जाके हम थ्योरम करेंगे, उसमें हम सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत जो होता है वो क्षेत्र होता है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत हो ये कोई जरूरी नहीं है। वो हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, क्योंकि शून्यभाजक रहित होगा तो प्रतिलोम विद्यमान होगा, शून्यभाजक रहित नहीं है तो प्रतिलोम भी विद्यमान नहीं होगा। ये हम कंडीशन नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे। यहाँ हम एकक अवयव के बारे में बात कर रहे हैं। एक तत्समकी वलय, तत्समकी वलय जैसा हमने पहले पढ़ा था, एक ऐसा वलय जिसमें गुणा के लिए तत्समक विद्यमान होता है, तत्समकी वलय कहलाता है। गुणा के लिए तत्समक लगभग 1 को मान के चलते हैं, इसलिए अगर किसी समुच्चय में 1 विद्यमान है तो हम कहेंगे कि वह एक तत्समकी वलय है। गुणा के लिए अगर 1 मान के चलते हैं तो इसीलिए एकक अवयव के लिए भी हम 1 से ही परिभाषित कर रहे हैं, यूनिटी से परिभाषित कर रहे हैं। किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करने पर अगर वो 1 के बराबर आता है तो वो दोनों संख्याएं एकक अवयव कहलाती हैं, या एकक हमारे पास यूनिट एलिमेंट कहेंगे। यानी R प्लस गुणा एक तत्समकी वलय है तथा एक गुणा का तत्समक है। यदि A और B कोई भी 2 संख्याएं R में इस प्रकार से विद्यमान हो कि AB बराबर 1 बराबर BA, तो A तथा B R के एकक अवयव कहलाते हैं। यानी अगर A और B कोई भी 2 संख्याएं इस प्रकार से विद्यमान हो कि 2 संख्याओं का गुणा करने पर वो 1 के बराबर आ जाए, तो A और B दोनों ही उसके क्या कहलाएंगे, एकक अवयव। जैसे
नॉर्मल सी परिभाषा में अगर लेके चलें, जेड प्लस और गुणा में, जेड क्या है? पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकों का समुच्चय है। इसके अंदर एक को एक से गुणा करने पर ही एक आएगा, और किसी को गुणा करने पर एक आ सकता है? पूर्णांकों में तो नहीं आ सकता। किसी और संख्या को गुणा करेंगे पूर्णांक जरूर आएगा, एक नहीं आएगा। इसमें सिर्फ एक का अवयव एक ही है, एक अकेला एक ही इसका पूर्णांक हमारे पास एक का अवयव है। लेकिन अगर यहीं पे हम ये परिभाषित कर दें Z5 + 5 और गुणा 5, इसमें एक का अवयव को परिभाषित करें, 2 और 3 इसका एक का अवयव है, क्योंकि 2 और 3 को गुणा करके और मोडे में 5 पर परिभाषित करेंगे, क्या आएगा? एक आएगा। एक भी इसका एक का अवयव है, क्योंकि एक का एक से गुणा करके हल करेंगे तो भी कितना आएगा? एक ही आएगा। और भी हमारे पास एक का अवयव हो सकते हैं इसमें, जिससे कि उत्तर एक आ रहा हो, वो हमें देख के परिभाषित करना पड़ेगा। जैसे 4 × 4 है, 5 आधार पर कितना आएगा? 4 × 4 = 16, 16 में 5 का भाग देंगे, शेषफल जो भी बचेगा वो लिखा जाता है हमेशा। शेषफल जो बचेगा 5 का भाग देने पर 16 में शेषफल एक ही आएगा, इसलिए एक इसका एक का अवयव है। हमेशा गुणा के अंदर शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो ही हमारे पास इसका रिजल्ट होता है। यहाँ पे एक इसका रिजल्ट आ रहा है, 5 का डिवाइड करने पर 4 × 4 16 में 5 का डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर है तो 1 इसका एलिमेंट आ रहा है। अब 4 इसका एक का अवयव है, 1 इसका एक का अवयव है, 2 और 3 भी इसका एक का अवयव है। यानी किसी भी वलय में, तत्सम की वलय में यदि कोई दो संख्याएं इस प्रकार से हों कि उनका गुणा करने पर एक आ जाए तो उसे हम एक का अवयव कहते हैं, उन एलिमेंट्स को हम एक का अवयव कहते हैं। जेड प्लस गुणा के लिए सिर्फ एक ही एक का अवयव है, एक, लेकिन इसमें 2, 3 और 4 तीनों हमारे पास एक 2 और 3 एक पेयर में एक का अवयव है, 4 अकेला एक का अवयव है और एक अकेला एक का अवयव है। अलग अलग पेयर वाइज एक का अवयव बनेंगे इसमें। एककों का समुच्चय, एककों का समुच्चय का मतलब है कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक का अवयव विद्यमान है, यूनिट एलिमेंट विद्यमान है। यूनिट एलिमेंट अभी अभी मैंने डिफाइन किया था कि इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने पर एक प्राप्त होता हो तो वह यूनिट एलिमेंट कहलाता है। और इस तरह के जितने भी अवयव बनते हैं उनका समुच्चय अगर परिभाषित कर दिया जाए तो उसे हम एककों का समुच्चय कहते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये एककों का समुच्चय गुणात्मक ग्रुप है। गुणात्मक ग्रुप का मतलब है संक्रिया गुणा को लेते हुए, मल्टीप्लिकेशन को लेते हुए जो समुच्चय बनेगा, एक बीजीय संरचना बनेगी, वह एक ग्रुप है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए माना S एककों का समुच्चय है, हमें सिद्ध करना है S और गुणा ग्रुप है। फर्स्ट ईयर हमने ग्रुप थ्योरी में किया था, किसी भी संख्या को या किसी भी भाग को ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके कोई दो एलिमेंट लेके चले, उन दोनों का गुणा भी उसमें विद्यमान हो तो वह ग्रुप होता है, अन्यथा वह एक ग्रुप नहीं है। उसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि 1 गुणा 1 करने पर 1 प्राप्त होता है, और अगर 1 गुणा 1 करने पर, क्योंकि तत्सम की वलय है, तत्समक उसमें विद्यमान है, अगर तत्समक विद्यमान है तो 1 विद्यमान है, 1 विद्यमान है तो 1 गुणा 1 बराबर 1 आता है। इसका मतलब एक S का एलिमेंट होगा। S जो है वो फाई तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो आ गया, एक है उसमें। एक एलिमेंट है तो मान के चलते हैं कि इसमें दो और भी एलिमेंट है, माना A भी S का एलिमेंट है और B भी किसका एलिमेंट है? S का। हमें सिद्ध करना है कि A गुणा B भी S का एलिमेंट बनेगा। इसको सिद्ध करने के लिए अगर A S का एलिमेंट है तो A एक का अवयव होगा, एक का अवयव है तो A के साथ ऐसी कोई संख्या जरूर होनी चाहिए जिसका गुणा करने पर वो एक आ रहा हो। माना C एक ऐसा एलिमेंट है जो कि AC और CA का गुणा करने पर वो किसके बराबर आ रहा है? 1 के। और D एक ऐसा एलिमेंट है जो BD और DB का गुणा करने पर हमारे पास 1 के बराबर आता है। अर्थात ये एकक अवयव का जो पेयर बनता है वो A और C के साथ बन रहा है, B और D के साथ बन रहा है। हमें सिद्ध करना है कि AB भी S का एलिमेंट है।
ए बी एस का एलिमेंट तभी हो सकता है जब ए बी एक एकक अवयव हो। ए बी को एकक अवयव सिद्ध करने के लिए ए बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं डी सी से। ए बी को अगर डी सी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, ए इंटू, क्योंकि साचर्यता का नियम लागू होता है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, बी डी जो है वो 1 के बराबर है, इसलिए ए गुना 1 गुना सी। एक को किसी से भी गुणा करें ए सी आ जाएगा, और ए सी का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी इन दो संख्याओं का गुणा करने पर 1 प्राप्त हो रहा है। दो संख्याओं का गुणा अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये एकक अवयव है। अगर ये एकक अवयव है तो ए बी भी किस में बिलोंग करेगा, हमने पहले लिया था ए और बी दोनों एस के एलिमेंट है, और हम सिद्ध कर रहे हैं ए बी भी किसका एलिमेंट है, अर्थात एस गुणा के लिए एक ग्रुप है। ये हमें सिद्ध करना था इसमें। ये जो थ्योरम है 2017 में और 2019 दोनों में आई हुई है अभी।